हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ प्रिया जोशी और स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। मेरे साथ जुड़े जेपी सेठी सर एंड मिस्टर कमलेश शाह, जो कि है जो बैंकर रह चुके हैं और एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, और हम अक्सर इनके साथ बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आप नमस्कार जी कमलेश जी और प्रिया जी। नमस्ते जी। तो मार्केट देखते हैं पहले। आज मार्केट ने अच्छी रिकवरी देखी है। सुबह हमने मार्केट को नीचे देखा था, लेकिन इस वक्त वी कैन सी दैट द मार्केट इज ऑलरेडी इन ग्रीन। 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है बाजार में। सेंसेक्स एट दिस आवर इज 83,349, 38 पॉइंट्स अप। और निफ्टी 25,535 है, 26 पॉइंट्स अप। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, रिलायंस एंड इंफोसिस। Top five gainers: Bajaj Finance, Adani Enterprise, Shriram Finance, Tata Steel, and ICICI Bank. Top five losers: Bharti Airtel, Apollo Hospital, Interglobe Aviation, Tech Mahindra, and Wipro. आज 500 पॉइंट की रिकवरी देखी है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1% गेन देखा है आज बाजार में। एक कारण है कि बैंकिंग के शेयर्स जो हैं वो आज ऊपर नजर आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एयू फाइनेंस, ये सब ऊपर नजर आया है। स्टॉक्स में अच्छा रिबाउंड नजर आया है, जिसके कारण हम बाजार को ऊपर देख रहे हैं। अ, पूछते हैं कमलेश जी से। सर, आप बताइए आज कैसा आपका एनालिसिस क्या है बाजार को लेकर। या जी, ये शॉर्ट टर्म में जो हमेशा मैं कहता हूँ हम्म। कि मार्केट प्रॉफिट टेकिंग आना, पोजीशन वाइंड अप करना, वैसे बहुत सारे कारण होते हैं हम्म। जिसके कारण कभी कभी आपको मार्केट में 2-3 दिन लगातार माइनस दिखता है सेंसेक्स, हम्म। और एक आध दिन वापस वो रिकवर होकर प्लस में आ जाता है। हम्म। लेकिन फिलहाल अभी भी वो स्थिति नहीं है मार्केट में। जैसा कहता है ना कि एक बड़ा वॉल्यूम या बड़ी मूवमेंट, वो वाली स्थिति नहीं है। और अभी भी मैं ये मानता हूँ कि काफी समय तक यही स्थिति मार्केट में रहेगी, जब तक कोई बड़े न्यूज नहीं आते हैं। जी। आज बाजार को जो हमने ऊपर देखा है उसके कुछ कारण ये है कि एक वैल्यू बाइंग नजर आई है। इन्वेस्टर्स हैव टर्न टुवर्ड्स बाइंग बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मेटल स्टॉक्स। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल क्यूज जो है वो काफी स्ट्रांग आ रहे हैं। एंड थर्ड रीजन इज के ऐसा कहा जा रहा है, खबर ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट किया है कि वो इंडिया विजिट करेंगे जल्दी ही, प्रोबेबली अर्ली नेक्स्ट ईयर, टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टाइज। तो इसके कारण बाजार में हमने उछाल देखा है। आज उछाल तो नहीं, लेकिन एक रिकवरी देखी है बाजार में। तो बात करते हैं अब बैंकिंग के बारे में। आज कमलेश जी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू सी, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू यू सी इन द बैंकिंग सेक्टर इन द कमिंग ईयर इन 26? भैया जी, सारे सेक्टर्स के अंदर हम्म। मैं ये कहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है। हम्म। और पिछले, मैं कहूँगा एटलीस्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हम्म। बैंकिंग सेक्टर में भी अनेक बदलाव आ रहे हैं। हम्म। एक सबसे बड़ा बदलाव तो जो हमने देखा कि मर्जर प्रोसेस ऑफ द पीएसयू बैंक हम्म। भारत सरकार ने जो चालू की है, हम्म। वो उसका एक रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। हम्म। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हम्म। कि मार्केट में अभी बैंकिंग स्टॉक के लिए जो आप बता रहे हैं कि हम्म। उसमें वैल्यू बाइंग हो रही है। ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है कि अनेक बैंक अलग अलग सेक्टर्स के, प्राइवेट बैंक हो या तो पब्लिक सेक्टर हो, कोई एमएनसी बैंक तो लिस्टेड नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा वो एमएनसी बैंक है। तो वो सारे दे आर परफॉर्मिंग वेल कंपेयरिंग विद द प्रीवियस 2-3 years ऑफ टाइम। तो बैंकिंग सेक्टर का एक एज अ सेक्टर कहिए, इंडिविजुअल बैंक कहिए, उनका परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और उसके लिए आने वाले समय में, यानी आप अगर हम स्पेसिफिकली 2026 की बात करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि 2026 में बैंकिंग सेक्टर विल डू वेल। और जैसे कहा ना, बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया है कि जब जब मार्केट में करेक्शंस आते हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में भी कुछ करेक्शन आते हैं, तो हम्म। ये एक वैल्यू बाइंग का एक सुनहरा अवसर है। आप सर, बैंकिंग इंडस्ट्री की एक्सपेंशन की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ जो है उसका क्या रोल है इसमें?
देखिए प्रिया जी, कोई भी इंडस्ट्रीज के अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसका एक पैरामीटर आप क्या देखेंगे? आप यही देखेंगे ना कि उसका सेल्स कितना बढ़ा हुआ है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द सेल्स हैज ग्रोन, हम्म प्रॉफिट और मार्जिन तो बढ़ नहीं सकते। तो बाकी सारे इंडस्ट्रीज के लिए जो एक सेल्स का पैरामीटर है, वैसे ही मैं कहूँगा बैंकों के लिए भी क्या है। बैंक के लिए सेल्स यानी बैंक के कितने पोर्टफोलियो में उनका लेंडिंग कितना है। और जैसे ही क्रेडिट टेक ऑफ ज्यादा होती है, लैंडिंग ज्यादा होते हैं, तो बैंकों के लिए इंटरेस्ट इनकम बढ़ती है, बैंकों के लिए रेवेन्यूज बढ़ते हैं। तो और क्रेडिट टेक ऑफ कब बढ़ेगा? क्रेडिट टेक ऑफ भी कब बढ़ेगा ना कि ओवरऑल इकोनॉमी व्हेन इट इज डूइंग वेल, गवर्नमेंट की ओर से भी पॉलिसीज जो है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली हो रही है। मार्केट में बड़े पैमाने के ऊपर जब कंजम्पशन बढ़ता है, तभी तो जाके प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। तो हम्म ये सब चीज को देखते हुए है ना प्रिया जी, मैं ये कहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट टेक ऑफ भी आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। अब हम्म प्रिया जी, मेरे पास डेटा एक है शेयर करने के लिए। हम्म स्टेट बैंक ने जो अपना डेटा अभी रिलीज किया है, तो अगर मैं स्टेट बैंक का डेटा दूं तो उससे भी अपने को एक ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगा। हम्म अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है हम्म has grown up by $100 billion। कहना है इट हैज बिकम ट्रूली अ जायंट बैंक, ये हम कह सकते हैं। नंबर टू, उनका बिजनेस एक्टिविटी जो है, हम्म बिजनेस एक्टिविटी हैज क्रॉस 100 लाख करोड़ रुपीस। हम्म नंबर थ्री, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया लैंडिंग का, डिपॉजिट्स का, तो आज भी उनके लैंडिंग पोर्टफोलियो की साइज है 44.20 लाख करोड़। दैट इज द लेंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एंड सामने उसकी डिपॉजिट्स कलेक्ट जो करते हैं, तो डिपॉजिट भी 55.92 लाख करोड़ है। और जैसे कहते हैं बैंकिंग का अगर आप पर से देखें तो मेन बिजनेस क्या है, तो टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड टू लैंड इट टू द इंडस्ट्रीज बिजनेसेस। और ये दोनों के बीच में क्या होता है कि एक इंटरेस्ट पेड हो जाता है। जैसे अगर आप कस्टमर से डिपॉजिट ले रहे हो, तो हम्म डिपॉजिट्स के ऊपर आप 7% इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल पे कर रहे हो। और वही पैसा जब मार्केट में इंडस्ट्रीज को जब आप देते हो, तो इट गोज फ्रॉम 9.5% से 11.5 12% तक होता है। तो ये जो लैंडिंग एंड बोरोइंग के बीच में जो इंटरेस्ट डिफरेंस होता है, हम्म दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, हम बैंकिंग लैंग्वेज में कहते हैं। तो हम्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करूं मैं, तो स्टेट बैंक का अभी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इस हम्म बार वो 42,985 करोड़ रुपीस है। ये सारे डेटा स्टेटिस्टिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर इसके लिए किया, दिस गिव्स बेसिकली अ पिक्चर वेयर द बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू ग्रो एंड हाउ इट इज डूइंग। क्योंकि हम्म स्टेट बैंक हमारे लिए तो बेंचमार्क अगर कोई होगा तो एक स्टेट बैंक होगा। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बैंकों को देखेंगे, तो हम्म उसमें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। हम्म हालांकि मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी के डेटा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये दोनों भी बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल। उनके भी नंबर जो होंगे वो काफी एनकरेजिंग होंगे। और ये सारे चीजों को देखते हुए इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा हम्म 2026 के लिए। जहाँ तक क्रेडिट की आपने बात की, देखिए इतने सारे इश्यूज ग्लोबली अभी पड़े हुए हैं। जियो पॉलिटिकल तो एक सिचुएशन जो है वो तो है ही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी के बाद दुनिया भर में इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी काफी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी आई हुई है। हर हम्म देश के लिए चुनौती है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट हुआ इम्पैक्ट है, उसके हम्म इंपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट है। तो ग्लोबल ट्रेड भी है ना, मैं तो कहूंगा ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों हम्म में आजकल टेंशन चल रहे हैं। ये सारी स्थिति को देखते हुए भी वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, तो सबका ये एक ओपिनियन रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंजिंग सिचुएशन, इंडिया विल कंटिन्यू टू ग्रो। हम्म जीडीपी हमारा जो होगा वो आज भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.2 से लेकर 6.5% के बीच में, जो मैं कहूँगा दुनिया के अनेक देश, डेवलप्ड कंट्री की तुलना में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा जीडीपी काफी अच्छा रहेगा। और इस प्रकार की स्थिति जब है ना, तो मैं यही कहूँगा अगर आने वाले एक साल में हम्म बाकी सेक्टर्सों में क्या होगा वो कहना मुश्किल होगा।
लेकिन बैंकिंग सेक्टर मेरे हिसाब से विल परफॉर्म बेटर कंपेयरिंग विद द अदर इंडस्ट्री। जी। सर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को अगर हम कंपेयर करें तो हाउ डू यू थिंक द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द पब्लिक सेक्टर? प्रिया जी देखिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम तुलना करते हैं ना, हम्म। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि जी टेक्नोलॉजी विच वी आर यूजिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स they are using best of the technologies, putting sizable amount in investing into the latest technology। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वेस्ट नहीं कर रही है या उनकी टेक्नोलॉजी, लेकिन एक कंपैरिजन जब करते हैं तो थोड़ा एज मिलता है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंकों को। दूसरा जो होगा ना, मैं ये मानता हूँ कि दी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी, तो एफिशिएंसी the one of the best thing is the operational efficiency। हम्म। अगर operations efficiency अगर बैंक ने अचीव की है तो क्या होगा, उसका दो बेनिफिट मिलता है। एक तो द कॉस्ट ऑफ द operations इज रिड्यूसिंग, एंड जब ऑब्वियसली जब हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रॉफिट अपने आप बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो टू वे है, एक और एक्सपांशन है क्रेडिट्स के अंदर, ग्रोथ है क्रेडिट के अंदर, और दूसरी ओर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखा के कॉस्ट कम कर रहे हैं। तो द गैप बिटवीन दिस टू विल डेफिनेटली जनरेट मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिट। तो ये हम्म। सारी चीजें हैं ना, धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में तो है ही, और वो अब कुछ मुझे पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी दिख रही है। और मैंने वित्त मंत्री जी का बीच में भी एक स्टेटमेंट देखा था कि भारत में अभी सच में कुछ बड़े जायंट ग्लोबल लेवल के बैंक्स होना जरूरी है। और उसके लिए मैं भी ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा शायद हो सकता है कि पीएसयू में भी 4 से 5 ही बैंक रह जाएंगे, बट दे विल बी वेरी ह्यूज इन साइज, दे कैन कॉम्पीट विद द अदर ग्लोबल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रिया जी, अगर मैं आपके क्वेश्चंस को सही रूप से अगर देख रहा हूँ ना, तो मैं यही कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के अंदर कंपटीशन में जब आओगे तो व्हाट वुड बी द पैरामीटर्स दैट विल मेक अ मोस्ट इफेक्ट। एक जो मैंने कहा, हम्म। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड मोस्ट इज द कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हो और एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप 100 रुपया चार्ज कर रहे हो या दूसरी बैंक 90 कर रही है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर द कंज्यूमर बैंकिंग, कि हम्म। आप वैरायटी ऑफ लोन्स देते हैं, व्हीकल लोन कहिए, हाउसिंग लोन कहिए, लोन अगेन गोल्ड कहिए, हम्म। पर्सनल लोन कहिए। हम्म। अगर कोई बैंक 9.85 या 9.9 रेट कर रही है, हम्म। दूसरी बैंक 9.5 में देगी, तो स्वाभाविक रूप से उनका बिजनेस वहाँ बढ़ता है, कंपटीशन इस तरह से बढ़ेगी। हम्म। और वो भी कोई भी बैंक इंटरेस्ट रेट कब आपको दूसरे के कंपैरिजन में कम दे पाएगा, हम्म। जब उन्होंने एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर ली है, हम्म। उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड वो लो होगा, दे गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम देयर रिसोर्सेज। तो हम्म। वो सारी चीजें फैक्टर्स को है ना, आने वाले दिनों को हर बैंकों को देखता होगा। हम्म। और उससे क्या होगा, ऑब्वियसली कस्टमर विल बेनिफिट क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है, बट विज कस्टमर विल गेट द गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस आल्सो। हम्म। तो मैं ये कहूँगा प्रिया जी कि आने वाले दिनों में बैंकिंग के अंदर हम्म। कंपटीशन होगा तो अच्छी बात है दोनों सेक्टर के बीच में। और पीएसयू की साइज बड़ी है, तो मैं मानता हूँ कि पीएसयू के लिए एक एडेड एडवांटेज ये होगा कि इन अ ग्लोबल बिजनेस also they can their contribution हम्म। can be increased in the days to come। हम्म। जी। सर, अभी हम देख रहे हैं कि देर आर हेडविंड्स, ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमिक हेडविंड्स हम देख रहे हैं, तो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर कैसे प्रिपेयर कर रहा है? प्रिया जी, बैंकिंग सेक्टर को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि नंबर वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यूज द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, नंबर वन सबसे पहले। तो व्हाट एवर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सिस्टम में,
वो उनको यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर ये होगा टू मेरे लिए कि अगर आपका ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाते हो तो क्या होता है कि ग्लोबल बिजनेस में आपका शेयर बढ़ेगा। हम्म मैं जानता हूँ, जैसा अभी स्टेट बैंक का ही हमने बात किया, तो स्टेट बैंक भी विदेश में भी अनेक देशों में शाखाएं होगी। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसा कुछ फॉरेन की बैंक इंडिया में यहाँ ऑपरेट कर रही है, हम्म उनके भी हंड्रेड्स में ब्रांचेस है। तो भारत के पीएसयू बैंकों को भी ओवरसीज ब्रांचेस को बढ़ावा देना चाहिए। अगर मैं कोई एक कंट्री का उदाहरण दे सकूं तो यूनाइटेड स्टेट ले लीजिए। अब हम्म यूनाइटेड स्टेट्स इज ह्यूज कंट्री है। तो वो ह्यूज कंट्री के अंदर न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया ईस्ट से वेस्ट तक आप जाते हो, तो हम्म इतने बड़े कंट्री में अगर आपके बैंकों के ब्रांचेस बढ़ते हैं तो हम्म बिजनेस वहां से बढ़ सकता है। ये एक कंट्री का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ानी होगी। दूसरा ये होगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आपका व्यापार बढ़ना चाहिए, आपके अकाउंट्स बढ़ने चाहिए। तो हम्म मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ आप कब कोई मल्टीनेशनल कंपनी अगर आपके बैंक के पास आती है, मान लीजिए कोई एग्जांपल पीएसयू बैंक लेते हैं, हम्म और वो कंपनी सपोज ऑपरेटिंग इन मोर देन 50 कंट्री, तो व्हाट दे वुड लुक एट इट कि हम्म दुनिया के 50 देशों के अंदर यह बैंक से हमको सर्विसेज मिलनी चाहिए, या बैंक का अपना कोई कंसोर्शियम या कोई अरेंज एजेंट बैंकिंग जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, हम्म जिससे कि अक्रॉस द ग्लोब दे कैन यूज द वन बैंकिंग नेटवर्क। तो इस प्रकार से क्या होगा कि भारतीय बैंकों को अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ानी होगी, हम्म मल्टीनेशनल कंपनियों के क्लाइंटल बेस बढ़ने चाहिए। हम्म और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि भारतीय बैंकों को डिपॉजिट्स के लिए, अभी आज भी अगर आप देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक फॉरेन एक्सचेंज का सवाल है, तो हम्म आज भी भारत में मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जो आ रहा है ना, वो हम्म अपने एनआरआईज की ओर से आ रहा है। हम्म एनआरआईज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। आप यूएस, यूके, गल्फ रीजन ले लीजिए, हम्म अफ्रीकन रीजन ले लीजिए। तो उस प्रकार से निवेश भारत की ओर भी बढ़े, उस प्रकार के प्रयास हम करेंगे ना, और ऑब्वियसली उसमें रिजर्व बैंक की भूमिका रहेगी, हम्म गवर्नमेंट की भूमिका रहेगी। रिजर्व बैंकों को भी कुछ इस प्रकार से बदलाव देने होंगे ताकि विदेश के निवेशक, रिटेल निवेशक भी इंडिया में आए, और वो दे इन्वेस्ट देयर मनी इन दिस कंट्री इन दिस बैंक्स। उस प्रकार के छोटे मोटे बदलाव होंगे तो मैं ये कहूँगा कि द साइज ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री विल डेफिनेटली ग्रो। सेठी सर, यू हैव एनी क्वेश्चंस? हमने हैं कुछ और हैं। जी, पूछिए सब। मेरे को तो बैंकिंग का काम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग में प्रोडक्ट एक ही है, पैसा है। उस पैसे की मार्केटिंग करनी है और उसकी सोर्सिंग करनी है। तो इसमें जो चलिए जी। रेगुलेटरी सपोर्ट है वो चाहिए, वो मिल रही है। और इसके रोबस्ट ग्रोथ आई है अभी, इसके पिछले 5 सालों में बैंकों में बहुत ग्रोथ आई है, जबरदस्त ग्रोथ आई है। और डिजिटल पेनिट्रेशन से इनका काम बहुत ईजी हो गया है। अभी क्या 200-400 करोड़ रुपए कहीं से उठाना और कहीं लैंड करना, इट इज अ मैटर ऑफ मिनट्स नाउ। और दूसरा इनका क्या है, इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग सर्विसेज की फीस भी अच्छी हो गई है और काम भी उसका अच्छा है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपर्टीज है और मैन पावर है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे प्रोडक्ट में आ रहा है। और बहुत से जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनमें भी बैंक भी स्टेक ले रहे हैं और उसको आगे इनकरेज भी कर रहे हैं। ओके। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यू कैन ऐड टू दैट। ओके सेठी सर, देखिए आपने जो कहा है शुरुआत में कि प्रोडक्ट तो एक ही है, और वो भी है पैसा का। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो बैंकिंग बिजनेस ही वही है। द बोरो द मनी, जो मैंने शुरुआत में कहा, बोरो द मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड lend it टू द कॉर्पोरेट्स। ये फंडामेंटली बेसिक बिजनेस है। ठीक है। अब डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, लैंडिंग भी बढ़ रहे हैं। तो एक सिंपल आम आदमी को भी समझे वो बात है कि दैट मीन्स द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इज ग्रोइंग। लेकिन आपने जो कहा ना, उसमें थोड़ा मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जिसमें आपने उल्लेख तो कर दिया। अब क्या हो रहा है कि एकमात्र पैसा लैंड करना और बोरो करना वो बैंक का बिजनेस नहीं रहा है।
बैंक कैन एंटर इनटू अ वेरियस अदर प्रोडक्ट, और वो ऐसे प्रोडक्ट में आए हैं जो फीस बेस्ड है, जिसमें बैंक फीस अर्न कर सकती है, और वो सर्विसेज ऐसी है जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है। फीस बेस्ड बिजनेस जो होता है तो उसमें ज्यादा कोई आपका हैवी इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसा मैंने कहा ना अभी कि रिटेल में कंज्यूमर बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग जिसे हम कहते हैं, तो उसमें कितने प्रोडक्ट आ गए। पर्सनल लोन आ गए, व्हीकल लोन आ गए, हाउसिंग लोन आ गए, लोन्स अगेंस्ट गोल्ड आ गए। अब तो मैं सुन रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आई थिंक गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक इज वर्किंग ऑन इट। इट्स नॉट एन ऑफिशियल काइंड ऑफ न्यूज, बट मुझे जो जानकारी मिली है कि अगेंस्ट द सिल्वर भी अब लोन्स वो देने वाले हैं, जैसे अगेंस्ट द बैंक ये दे रहा है गोल्ड के अगेंस्ट, तो सिल्वर के अगेंस्ट भी देंगे। तो सिल्वर को भी एक प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में आ रहा है। वैसे बैंक बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं। क्रेडिट कार्ड हमने देखा ही है, क्रेडिट कार्ड में भी अलग अलग स्कीम के ट्रैवल के लिए अलग आ जाते हैं। तो ऐसे अनेक फीस बेस्ड प्रोडक्ट आ रही है जिसमें बैंकों का इन्वेस्टमेंट कम लगता है और रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होता है। अब ये जैसे मैंने कहा ना, जो बिजनेस से मैं आया हूँ, मैंने जीवन के करीबन 20 बरस सिक्योरिटी सर्विसेज जिसे हम कस्टोडियन कहते हैं। जब आप एक्स बैंकर लिखते हो ना प्रिया जी, तो कभी हम्म। कभी मैं सोचता हूँ कि आपको एक्स बैंकर लिखना चाहिए या एक्स कस्टोडियन लिखना चाहिए, क्योंकि मेरा लार्जर पार्ट ऑफ द करियर इज एज अ कस्टोडियन है। तो वो हम्म। कस्टडी सर्विसेज भी जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर भी फीस बेस है। क्लाइंट के पोर्टफोलियो के ऊपर, ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्ज करना, पोर्टफोलियो मैनेज करके उसके ऊपर फीस लेना। तो अब क्या हुआ है कि बैंकों का फीस बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर भी उन लोग काफी ध्यान दे रहे हैं। एंड जो सबसे बेस्ट थिंग आपने कही वो भी आपके ही बातों में है, तो जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज द की पॉइंट फॉर एनी बैंक नाउ। कोई भी बैंक के लिए है ना, अगर आपको ये इफ यू वांट टू evaluate any of the bank's performance, तो as far as the service standard is concerned, तो सर्विस स्टैंडर्ड के पैरामीटर में सबसे टॉप यही होगा कि यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है, कस्टमर आपसे, फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आते हैं, उनको 10 प्रकार के रिपोर्ट चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाओ तो सिस्टम में प्रोग्राम बनाओ, करो, वो रिपोर्ट होए, 10 प्रकार के अलग अलग रिपोर्ट बने। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन गिव यू वन कंसोलिडेटेड रिपोर्ट विच कैन गिव यू एवरीथिंग यू वांट। अरे मैं तो कहूंगा कस्टमर 4 चीज मांगती है तो आप 10 चीज दे सकते हो। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि द व्हाट इज वुड बी द बेस्ट पॉलिसी फॉर द स्पेशली दोज हु आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, कि अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर। तो अगर आपके कस्टमर को आप कह रहे हैं कि भैया मैं आपको ये 4 चीज दे दूंगा, 4 चीज देने के लिए मुझे 4 दिन का समय लगेगा, आप ये अंडर कमिट कर रहे हो। डिलीवर मोर करके 4 के बदले 2 दिन के अंदर ही आप दे देंगे, 4 के बदले 8 इंफॉर्मेशन इनको दे देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि विनिंग पॉइंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। और एज यू से डिजिटाइजेशन में तो ऐसा ही हो रहा है कि अब कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजेक्शन ऑन अ जस्ट प्रेस ऑफ बटन से फ्यू सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं। मनी कैन मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सर्विसेज के लिए जो आपने बोला टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो बहुत सारी कस्टमर्स के, आप बैंक स्टेटमेंट तो कितना सिंपल हो गया है, एवरी बैंक के एप्लीकेशन है, आप खुद स्टेटमेंट जनरेट कर लो। मुझे याद है एक समय था जब ईयर एंड आता था तो बैंकों के पर ईयर एंड के स्टेटमेंट के लिए कस्टमरों की भीड़ होती थी। रोज कस्टमर के स्टेटमेंट को प्रिंट करना, कुरियर करना, मेल करना, वो एक दौर था बैंकिंग का। तो आज की जो बैंकिंग है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आने वाले दिनों में मैं यही मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज ओनली गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑफ द बैंक। आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है ना। प्रिया जी, कैसा है कि समथिंग यू आर सेंडिंग बाय द टेक्नोलॉजी एंड समथिंग विच यू आर डूइंग इट बाय यूजिंग मैन पावर, प्रीमाइसेस, लॉट ऑफ अदर सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर यू नीड। उसके सामने एक लैपटॉप, कोई आज मैं समझो कि कोई एक बैंक का अधिकारी हूँ, मैनेजर हूँ, मुझे मेरे घर से लैपटॉप पे बैठ के मैं ट्रांजेक्शन पे वेरीफाई करके आई कैन डेबिट द फंड आल्सो। तो व्हाट इज द कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू इट? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बैंकों के लिए होता है। बट ऑल दिस चीजों के बात करने से मैं इतना ही कह सकूंगा, जो आज हमारा मेन सब्जेक्ट है ना, दी नीरज, यहाँ मैं अपॉर्चुनिटीज एक फॉर बात अ। जोड़ना चाहूंगा कि बैंकों से फाइनेंस कंपनियां आगे निकल गई हैं, और कुछ फाइनेंस कंपनियों का साइज बैंकों से भी बढ़ गया है। वो टेक्नोलॉजी की वजह से और प्रोडक्ट की वजह से। आज बैंकों को भी एक चैलेंज है बहुत बड़ा, बैंक इतना इजी नहीं है चलाना, कि उसको फाइनेंस कंपनी से भी कंपटीशन करना पड़ता है। और अभी जो टॉप 3 इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की, उनमें इसका नाम आता है। पहली है
ग्रीन एनर्जी, दूसरा है ईवीज एंड कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा है बैंकिंग। तो तीन में आ जाता है इसका फंडामेंटल जो स्ट्रेंथ है इसकी। अभी 184.6 लाख करोड़ इसके नेट एडवांसेस है, विच इज ग्रोन बाई 12%। नेट इंटरेस्ट इनकम हैज ग्रोन बाई 8% टू 8.5 लाख करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज ग्रोन 3.7 लाख करोड़ बाई अप बाई 16%, एंड रिटेल लोन ग्रोथ इज 13%। तो इसमें सब में देखेंगे आप डबल डिजिट ग्रोथ है। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत अच्छी सूचना है। इसके बारे में आप सनी क्या जी, कहना चाहेंगे? हाँ सनी जी, देखिए मैं एक जो पहले बात करना चाहूंगा ना, कि बैंकिंग एंड एनबीएफसी आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी है। अब जो फाइनेंस कंपनी है वो प्योरली कोर फाइनेंसिंग में है, वो भी मेजॉरिटी ऑफ देम आर इनटू अ कॉर्पोरेट। कुछ रिटेल वाले भी प्रोडक्ट लेके आए हुए हैं, उनके रिटेल कस्टमर के इंटरेस्ट रेट अलग होता है, लेकिन उनका टिपिकली एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही काम होता है। बैंक जो है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट ओनली with the motive of providing loans to the corporates only। बैंकिंग आज भी पीएसयू को अगर आप देखते हो, तो पीएसयू में कैसा होता है, देखिए आप अभी हमने देखा ना कि सरकार ने जनधन योजना जो चालू की, तो जनधन योजना में अकाउंट्स खुले, 50 लाख के ऊपर खुल गए। लेकिन उसमें कैसा होता है कि ये एक सरकारी योजना थी कि जिसमें हर आम आदमी भी बैंकों से जुड़े, उसका भी बैंकिंग सर्विस मिले, बैंक का अकाउंट हो। तो उसमें शायद प्रॉफिट मार्क के कॉन्सेप्ट से वो चीज नहीं चलती है। गवर्नमेंट के लिए एक सोशल ऑब्लिगेशन बैंकों के लिए हो जाता है, पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। दूसरा क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के बाकी भी ऑब्लिगेशन और कमिटमेंट है। एक तो क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फ्रेमवर्क के गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसको चलना होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है उसमें भी कि जैसे हम कहते हैं ना कि टोटल डिपॉजिट जो बैंक कलेक्ट करती है, तो बैंक इज नॉट सपोज टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन द मार्केट। आज फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक के पास 1 लाख करोड़ रुपया है डिपॉजिट, मान लीजिए एग्जाम्पल के। तो वो 1 लाख करोड़ पूरा मार्केट में नहीं लगा सकती, क्योंकि एक तो रिजर्व बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से दे हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर मनी इन एज अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, जो आज मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं है, बट जनरली वो 20% के आसपास रहता है। सीआरआर है जो आरबीआई से 3%, जो कि 4% होता है। तो उसका रफली क्या हो जाता है कि 23 से 24%, 23-24% तो जो है ना, वो डिपॉजिट्स बैंक के नॉट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। वो तो एक गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन जो होते हैं उसके लिए विथ दी वॉट एवर इंटरेस्ट दे गिवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें रखना पड़ता है। तो बैंकिंग और एनबीएफसी में फर्क है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बैंकों का एक अलग काइंड ऑफ अ सेटअप है। और भारत सरकार अब ये देख रही है, क्योंकि भारत में इतने 28-30 पब्लिक सेक्टर बैंक थी, बहुत सारी बैंक हमारी लॉसेस में चल रही थी, बहुत सारी बैंकिंग के एनपीएस काफी बड़े थे। तो रिफॉर्म शुरू हुआ ना। रिफॉर्म कैसे हुआ, तो पहले तो एक मर्जर चालू किए। मर्जर होने के बाद बहुत सारे बैंकों के जो एनपीएस थे उनको बैलेंस शीट से क्लीन करवाए। बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन हुई, बैंकों को गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइज किया। उसके बाद एनपीए के रिकवरी के लिए भी एक प्रोसेस है, उसके ऊपर भी कभी हम प्रिया जी हम डिस्कशन करेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम कहते हैं, एआरसी। तो बैंक में क्या हुआ, उससे रिकवरी की प्रोसेस पास होगी। सेकेंडली, क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है, तो उसका मॉनिटरिंग, उसका अप्रूवल प्रोसेस, उसमें भी बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आई है, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आए हुए हैं। तो आप देखेंगे तो अपना एनपीए भी नीचे अभी आया हुआ है। तो ये एनपीए नीचे आना, तुम्हारा क्वालिटी लैंडिंग पोर्टफोलियो होना, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ना, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी आपके पास होना, एंड यू नीड टू हैव अ वेरी गुड मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम का प्रिया जी मैं उसके लिए उल्लेख कर रहा हूँ कि देन यू शुड हैव अ वेरी गुड फोर्स ऑफ द सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल। दिस मार्केटिंग एंड दो सेल्स चीज़ें और पीपल हुई हैं शुड सर। बी। हाँ, दो चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। जी। तो वो सब चीजों से क्या होगा, देन यू विल सी that truly the bank is growing, banks are growing, and when the overall banks are all banks are growing, industry has to grow ना। दो चीज़ें, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उनका ऊपर का फंड रेजिंग का था, पहले उनकी बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा थी,
10% पे वो बोरो करते थे तो 13% पे देते थे। अभी वो 6% पे करके 8 पे दे सकते हैं। एक तो ऊपर वाली लिमिट नीचे आई, उससे व्यापारी को काफी फायदा हुआ। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि ओवरऑल मार्जिन नीचे ले आए। थिन मार्जिन पे गैप पे काम करते हैं। पहले इनको 4% चाहिए था, 5% चाहिए था, अभी 2% पे काम करते हैं, 1% पे काम करते हैं। तो उसका बहुत फायदा हुआ है सबको। ये जो आप बता रहे हैं ना, वही मैं मेंशन कर रहा था कि व्हेन यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, तो जब टेक्नोलॉजी की यूज करने से आपकी ऑपरेशन कॉस्ट जो होती है वो बहुत नीचे हो जाती है। अगर मैं प्रिया जी एक एग्जाम्पल दूं ना उसका, तो पहले समझ लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट था। हम्म। वो एक डिपार्टमेंट रन करने के लिए बैंक को समझो 50 स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, 50। अब टेक्नोलॉजी की मदद से ओनली 5 पीपल कैन रन द एंटायर यूनिट। तो उनका कॉस्ट ही साइजेबली कम हो गया ना। ऑपरेशनल कॉस्ट, स्पेशली द स्टाफ कॉस्ट मेनली, तो स्टाफ कॉस्ट कम हो जाती है उनकी। आप प्रीमाइसेस भी ब्रांचेस की होती है, बैंक वुड नॉट पुट मनी टू बाय द प्रीमाइसेस, दे विल गो ऑन द लीज ओनली। so they don't have to put big money into buying the property also। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण क्या हुआ है कि बैंकिंग की अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हुई है। तो दे विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे कैन गिव यू अ वेरी कॉम्पिटिटिव रेट फॉर द एनी प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग फ्रॉम द बैंक। तो ये सारी चीजें जो आपने बताया ना, मार्जिन कम होगा, लेकिन मार्जिन कम होगा तो आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है। अब आपको ये सोचना है कि आपको 100 रुपया कमाना है, या आपको एक ही कस्टमर से कमाना है, या 100 रुपया आपको 100 कस्टमर से कमाना है। तो हर कस्टमर से एक एक रुपया ही खाली कमाना हो तो आपके लिए तो बहुत इजी हो जाता है वो तो उस तरह से क्या लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग इन द बैंकिंग फील्ड। और मैं अरे कहता हूँ ना कि क्यों आने भाई। वाले दो दो 3 साल जो होगा ना, सेठी सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन द बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, लोकली एंड ग्लोबली बोथ। और दूसरा क्या था, एक ही जगह में जैसे समझो बरेली है, वहाँ 50 पब्लिक सेक्टर की ब्रांचेस हैं। 50 की जरूरत नहीं है, 5 की जरूरत है। ये खाली स्टेट बैंक की काफ़ी है। तो नहीं, इसके उससे लिए खर्चे भी मर्जर कम की प्रोसेस हुएंगे। इसके लिए हो रही है ना कि मैं आपको जो बताया कि सरकार का ध्यान तो वही है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 बड़े बैंक रखना है, हु कैन सर्व लोकल कस्टमर एज वेल एज ग्लोबल कस्टमर। तो उससे कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, लागत। बिल्कुल, द साइज मैटर्स। और अभी डबल डिजिट जैसे ग्रोथ आ रही है इसकी बैंकिंग की, तो बैंकिंग तो सेफ सेट लग रहा है आगे 3-4 साल के लिए। आपको क्या लगता नहीं, है? हाँ, नहीं, मैं वही कहा कि आने वाले जो 2-3 साल है उसमें बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, क्रेडिट की डिमांड्स बढ़ेगी। आने वाले 3-4 सालों के अंदर भारत में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के एफडीआई के भी इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं, वो सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है अच्छा, ये तो हम कॉर्पोरेट की बात की ना। प्रिया जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आज रिटेल जो बोलते हैं ना, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑफ अबाउट 40 करोड़ पीपल। अब ये 40 करोड़ पीपल जो है, दे कैन थिंक ऑफ बाइंग द होम, दे कैन थिंक ऑफ बाइंग द व्हीकल। तो आप सोचिए कि ये करोड़ों लोगों की बैंकिंग, हाउसिंग लोनों की रिक्वायरमेंट आएगी, व्हीकल लोन्सों की रिक्वायरमेंट आएगी। दे आर कैपेबल ऑफ पेइंग द ईएमआई एंड ऑल। तो मैं रिटेल सेगमेंट से लेकर कॉर्पोरेट दोनों तरफ से मैं देखता हूँ ना, तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर का व्याप बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। और दैट विल बी आई वुड से कि दैट विल बूस्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, अपने देश के लिए तो। दूसरा बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत यूनिक क्वालिटी है, वो है फेथ। बारोल का भी फेथ है उसमें, और डिपॉजिटर का भी फेथ है। तो उससे क्या है, ही कैन जनरेट एज मच ही वांट्स। जितना वो सच्चाई से काम करेगा अच्छा रहेगा। तभी सर, अगर देखिए आपको आने वाले फ्यूचर देखते हैं, अगर हम लोग डेटा यूज करें प्रिया जी, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले 3 या 4 साल के पब्लिक सेक्टर बैंक जो स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, उनके खाली डेटा देख लीजिए कि 4 साल पहले वो कहाँ थे और आज कहाँ थे। यू विल गेट द आंसर कि वेर इज बैंकिंग सर एक सेक्टर एक टुडे। उसका कारण ये भी है, जो एनपीए था वो एनपीए काफी कंट्रोल में आ गया। तो वही कह रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम अभी सेइंग, कई बहुत लोगों बदलाव का हुए वी हैं। अभी हैव भी, ओनली 2 मिनट्स कई लेफ्ट, लोगों तो का अभी भी अगर कोई कलेक्शन आ रहा क्लोजिंग है। रिमार्क्स है तो वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। तो कोई कंक्लूजन आप मैं दोनों आधे की में तरफ एक एक सेंटेंस में बात पूरी करता हूँ। से? जी। तो मैं कह रहा था कि वो अपना रिकवरी उनकी फास्ट हो गई, इतना पैसा आ गया उनको कि इतना उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था। बस यही कहना था मुझे।
नहीं जी। प्रिया जी देखिए, हम्म। मैं तो यही कहूंगा, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, operational efficiency, हम्म। best kind of a people on the field for marketing and sales. This all thing will change the face of banking sector. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आप हमेशा बैंकिंग के बारे में सबसे लेटेस्ट और बढ़िया जानकारी लाते हैं, तो थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते सेठी सर। नमस्ते। नमस्ते कमलेश जी। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी।